हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी बुक से चैप्टर 2 के आंकड़ों के संकलन में अपना थर्ड वीडियो लेकर आए हैं। कल हमने आपको अच्छी प्रश्नावली के गुण तक बताया था। आज हम उसके आगे आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आगे है द्वितीयक या गौड़ आंकड़ों के संकलन की विधियाँ। इस प्रकार के आंकड़ों का दो प्रकार से संकलन किया जाता है। प्रकाशित स्रोत से, तो उसमें है सरकारी स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, पत्र पत्रिकाएं हैं, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के प्रकाशन से, फिर अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन से, फिर है आयोग और समितियों की रिपोर्ट से, फिर है व्यापारिक संघों के प्रकाशन से। अप्रकाशित स्रोत से कैसे करते हैं? आंकड़ों के वे सभी स्रोत जो किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित किए गए हैं और जिन्हें प्रकाशित नहीं किया गया है, अप्रकाशित स्रोत के आंकड़े कहलाते हैं। ये आंकड़े सरकार, विश्वविद्यालय, निजी संस्थाएं तथा व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं, जो विभिन्न उद्देश्य के लिए आंकड़े संकलित करते रहते हैं। ये वे आंकड़े होते हैं जिन्हें प्रकाशित नहीं कराया जाता। अप्रकाशित स्रोत से प्राप्त आंकड़ों की विशेषताएं ये हैं। ये कम खर्चीले होते हैं, इसमें समय और धन की बचत होती है, ये वर्तमान उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती है और इसमें कम शुद्धता पाई जाती है। नेक्स्ट है जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियाँ। इसमें एक आइटम है जिसको हिंदी में मद कहते हैं। किसी समूह या जनसंख्या की एक इकाई को मद कहा जाता है। जनगणना की अवधारणा। जनगणना का तात्पर्य किसी अनुसंधान क्षेत्र के समग्र मदों अथवा कुल समूह से है। ये समग्र मदें किसी क्षेत्र की जनसंख्या भी हो सकती हैं या अन्य प्रकार से दूसरी मदें भी हो सकती हैं। जैसे किसी कारखाने में 10,000 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो जनगणना की अवधारणा के अनुसार 10,000 व्यक्ति को कारखाने की जनसंख्या कहा जाएगा और इन सभी मदों को लेकर किया गया अनुसंधान जनगणना विधि कहलाएगा। नेक्स्ट आता है प्रतिदर्श की अवधारणा कि प्रतिदर्श से आप क्या समझते हैं? समग्र में से चुने उन मदों को प्रतिदर्श कहते हैं जो समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिदर्श की सभी विशेषताओं से समग्र की सभी विशेषताओं के प्रतिनिधित्व की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण, मान लीजिए कि हमें 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों की रुचि का पता लगाना है, जिसमें कला, वाणिज्य और विज्ञान के छात्र शामिल हैं। तो इसके लिए हमें कला से एक विद्यार्थी, वाणिज्य से एक विद्यार्थी और विज्ञान से एक विद्यार्थी लेंगे। तो ये अपेक्षा की जाती है कि चुने हुए प्रत्येक विद्यार्थी अपने अपने विषय की विभिन्न विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट आता है जनगणना विधि। जनगणना विधि वो विधि है जिसमें किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या सभी मदों से आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और इसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जनगणना विधि की उपयुक्तता। जहाँ अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो, जिसमें गुणों में विभिन्नता अधिक हो, जहाँ अनुसंधान में अधिक शुद्धता और विश्वसनीयता की ज़रूरत हो। अब आता है जनगणना विधि के गुण। इस विधि में पक्षपात की संभावना कम रहती है क्योंकि इसमें आंकड़े सभी मदों के लिए जाते हैं, सभी मदों से लिए जाते हैं। इसमें विश्वसनीयता और शुद्धता अधिक पाई जाती है और जनगणना विधि से आंकड़ों के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है क्योंकि इसमें अनेक विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अप्रत्यक्ष जांच के लिए जहां सीधे तौर पर कुछ विषयों का अध्ययन संभव नहीं हो, जैसे बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आदि। अब आता है जनगणना विधि के अवगुण। ये अधिक खर्चीली है। इस पद्धति में समय, धन व श्रम बहुत अधिक व्यय होता है। इस विधि के द्वारा किए गए अनुसंधान के परिणाम भी काफ़ी देरी से मिल पाते हैं। इस कारण इसका प्रयोग ज़्यादातर सरकारें ही करती हैं। प्रशिक्षित प्रगणकों के अभाव में असंभव होता है। यदि प्रगणक जो है वो प्रशिक्षित ना हो, अप्रशिक्षित हों, तो इस पद्धति के द्वारा संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में यह असंभव होता है जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत और जटिल होता है तथा अनुसंधान की सभी इकाइयों से संपर्क करना संभव नहीं होता है, तो इस प्रणाली का प्रयोग किया जाना असंभव होता है। तो बच्चों, इसी के साथ ये मेरा चैप्टर
समाप्त हो रहा है थर्ड वीडियो के साथ। इसके बाद आपको प्रश्नावली के प्रश्न दिए जाएंगे। वीडियो में जितने भी मैटर टॉपिक बताए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो ध्यान से सुनिएगा, जहाँ नहीं समझ में आए हमसे पूछिए।